हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी, थोड़ा सा छोटा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। कुछ सवाल। कामिनी का डर से हुआ हाल बेहाल। अब आगे। अनामिका सीधे फोर्थ फ्लोर पर जाकर गौर से हर तरफ हर एक चीज को बारीकी से देख रही थी। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ये सारी डेकोरेशन वगैरह सब उसके दादा दादी ने करवाया है। वो आराम से पूरा फ्लोर एक्सप्लोर करती है, उसके बाद वो सीधा अपने रूम में जाती है। सब कुछ बिल्कुल उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग था। दीवार पर किए गए पेंट से लेकर बालकनी में सजे फूलों तक अंडरस्को सब कुछ अंडरस्को। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें गुजर जाती है। पिछले जन्म में भी उसके दादा दादी ने ये फ्लो उसे रहने के लिए दिया था, जहां वो कुछ ही दिन रही थी। लेकिन जब विश्वम्भर जी और रागिनी जी कुछ काम से राजस्थान गए थे, तभी उनके जाने के बाद कियारा ने ड्रामा किया था कि उसे ये रूम पसंद है। बहुत जिद की थी उसने, जिसके कारण राधिका जी ने उससे ये पूरा फ्लो देने को कहा, जिससे अनामिका को बहुत बुरा लगा। वो रोई भी थी, फिर भी अपनी माँ की खुशी के लिए अपना रूम कियारा को दे दिया, सिर्फ इसलिए अंडस्को ताकि राधिका जी खुश होकर उसे भी प्यार करे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अंडस्को, शायद कभी नहीं अंडस्को। फोन की रिंग की आवाज सुनकर अनामिका जैसे सपने से जागी। उसने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और तुरंत हल्की मुस्कुराहट के साथ कल्पित किया। दूसरी तरफ से सीता जी की आवाज आई, लाडो ठीक से पहुंच गई ना आप? उनकी आवाज सुन अनामिका ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ कहा भी आपसे? कहते हुए सीता जी के चेहरे के भाव हल्के गंभीर हो गए। अनामिका जब से वहां गई थी, उन्हें चिंता होने लगी थी, इसलिए बिना देर किए उन्होंने उसे कॉल लगा दिया। वही अनामिका उनकी चिंता देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। अभी उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को माँ, आपको क्या लगता है अंडस्को, आपकी बेटी को परेशान करना इतना आसान है? वही सीता जी ने झट से गर्व से कहा, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी सबसे बेस्ट है। वही उनके एक्सप्रेशन देख अनामिका हंस पड़ी, मेरी प्यारी माँ, आप कुछ ज्यादा ही क्यूट होते जा रही है। कुछ देर बात करने के बाद अनामिका ने फाइनली फोन कट किया और अब उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वहीं नीचे पूरे लिविंग हॉल का हाल ऐसा था जैसे तूफान आकर चला गया हो। हर तरफ कांच फैला हुआ था, हर तरफ सभी अपनी जगह बिल्कुल पुतले की तरह खड़े थे। अनामिका का इतना खतरनाक रूप देखकर सभी एक पल के लिए हैरान और डर गए थे। वही अनामिका के कहे एक एक शब्दों ने कुछ गहरा असर छोड़ा था। राधिका जी अब भी बिना कुछ बोले बॉस चुपचाप जिस तरफ अनामिका गई उस तरफ देख रही थी। उनके पैर अब भी कांप रहे थे। कुछ देर के भयानक शांति के बाद विश्वम्भर जी ने उन सभी पर बिफरते हुए कहा, मिल गई तुम लोगों को शांति अंडस्को। अब मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसा परिवार है जो दूसरों के लिए अपने परिवार में आग लगाए बैठा। खबरदार, जो मेरी बच्ची को तुम लोगों ने दोबारा तंग किया तो, और ये घर अब भी मेरा है, याद रहे। रागिनी जी ने भी उन सबको देखते हुए नफरत से कहा, सुधार जाओ, वरना वक्त तो रेत की तरह है, कब फिसल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कहकर दोनों फिलहाल वहां से अपने रूम में चले गए। उनका अब इन लोगों से बेकार का बेहेश करने का बिल्कुल मन नहीं था। राजेंद्र जी अनामिका के कहे शब्दों के बारे में सोचने लगे। हाँ, ये सच ही तो था। उन्होंने उस घटना के बाद कभी जानने की कोशिश नहीं की कि अनामिका कहाँ है, कैसी है, क्या उनसे गलती हो गई है। और उस समय की अनामिका जो बिल्कुल शांत और बेहद मासूम थी, अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई है अंडस्को। राजेंद्र जी के मन में लगातार ये सवाल घूम रहे थे। उन्हें अब यहाँ घुटन सी होने लगी, इसलिए बिना देर किए वो बाहर चले गए। वही कामिनी जो खुद पिले के पास डूबकी हुई थी, उसने अपनी माथे से आए ठंडे पसीने को पोंछा और फिर एकदम से गुस्से से बोली, भाभी, ये लड़की पहले कियारा को तंग तो करती थी, अब हम सब से बदतमीजी से बात करने भी लगी है। देखा आपने कैसे सबको उल्टे जवाब दे रही थी, और अब तो डरा भी रही है। पता नहीं कहां से गुंडागर्दी सीख कर आई है। वही कियारा सोफे पर बैठी थी, उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने मन ही मन कहा, ये घटिक लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो गई है, जैसे अभी मार ही डालेगी। नहीं नहीं कियारा, तुम ऐसे डर नहीं सकती। फिर उसने गुस्से से मन में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अनामिका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें अपनी जगह बिल्कुल नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। वो अनामिका को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। कहकर मन ही मन कुछ सोचने लगी। उसने जब सामने देखा कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है,
तो अचानक से उसने रोना स्टार्ट कर दिया और सिसकते हुए कहा, मॉम भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए प्लीज। वही कियारा की दर्द भरी आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस तरफ गया और राधिका जी और राघव तुरंत उसकी तरफ भागे। राघव ने तुरंत कियारा का हाथ देखा जो लगभग उसका लेफ्ट हाथ दुगना फूल गया था और नीला पड़ गया था। कियारा लगातार रोए जा रही थी, दर्द अब सच में उसे हो रहा था, जो बर्दाश्त के बाहर था। अपनी हालत देखकर उसे अनामिका से नफरत हो रही थी। उसने रोते हुए राधिका जी से कहा, मॉम कुछ कीजिए नहीं तो इस दर्द से मैं मर जाऊंगी। पता नहीं दीदी क्यों मुझसे इतनी नफरत करती है। भाई मेरी क्या गलती है। उसने बड़ी है चालाकी से सबको ये याद दिलाया कि उसकी इतनी बुरी हालत अनामिका के कारण हुई है। और हुआ भी वही। राधिका जी जो अभी थोड़ा गिल्ट फील कर रही थी, अचानक उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कियारा के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बच्ची, उस बदतमीज लड़की के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। राघव जल्दी से कियारा को रूम में ले चलो। प्रिंसेस चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। चुप हो जाओ, कुछ ही देर में डॉक्टर आते होंगे। अंडरस्को कहकर उसने कियारा को उठाया और रूम की तरफ चल दिया। अंडरस्को पीछे राधिका जी भी साथ में गई। वही कामिनी अब हाल में अकेली थी। उसने बरबराते हुए गुस्से से अनामिका को कोसते हुए कहा, हाय राम, मेरे महंगे इटालटी से लाए हुए इतने महंगे वास को उस घटिया लड़की ने तोड़ दिया। कहकर वो नीचे पड़े वास के टुकड़े को ऐसे देखने लगी जैसे उसका दिल नीचे फर्श पर टुकड़ों में टूटे कर बिखरा हो। उसे ये वास बहुत पसंद था और अनामिका ने बिना किसी रहम के उसे तोड़ दिया। कमीनी अब भी एकदम इमोशनल होके उस वास के टुकड़े को देखते हुए अनामिका को कोसे जा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे अपनी तपती गहरी नजरों से देख रहा हो। उसने इधर उधर नजरें घुमाई पर नौकरों के अलावा उसे कोई नहीं दिखा। तभी पता नहीं अचानक से उसने सर उठाकर देखा तो जो देखा उससे एकदम से डर से कांपते हुए नीचे जमीन पर गिर गई। क्योंकि ऊपर बालकनी में खड़ी अनामिका बेहद क्रीपी नजरों से अंडरस्को बालकनी की रेलिंग से टिककर उसे ही देख रही थी। ये सच में डरावना था, बहुत डरावना। कामिनी के तो होंठ सूख गए, पूरा चेहरा पसीने से लिथपथ हो गया। गले से आवाज जैसे घुटकर रह गई, आंखों में खौफ साफ देखी जा सकती थी। कामिनी घबराते हुए जल्दी से उठी और बिना देर किए अपने रूम की तरफ लड़खड़ाते हुए ऐसे भागी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी भागने की स्पीड देखकर वहां मौजूद कुछ सर्वेंट की हंसी छूट गई। वही ऊपर खड़ी अनामिका के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। वो कुछ पल वही खड़ी उस ओर देखती रही, फिर अचानक वो एविल स्माइल करते हुए सिटी बजाते हुए वहां से चली गई। वो धुन बहुत क्रीपी वाइब दे रही थी। अंडरस्को वही कामिनी जल्दी से रूम में आते ही दरवाजा डर से बंद कर लेती है। वो दरवाजे से टिककर अपने सीने पर हाथ रखे हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अनामिका को इस तरीके से देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। पसीने की बूंदें उसके पूरे चेहरे हो भिगो रही थी। तभी उसे अपने गेट के बाहर वही दरवानी सिटी की आवाज सुनाई देती है। अब तो वो डर के मारे रोने लगती है। कियारा की चाल बाइक रेसिंग। अब आगे कामिनी इतना ज्यादा डर गई थी कि लगभग उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो हिम्मत करके उठी और डरते हुए धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। बाहर सिर्फ गहरा सन्नाटा था, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। कामिनी ने झट से दरवाजा बंद किया और सीधे बेड पर जाकर कंबल पूरे सर तक ओढ़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, उसके साथ ही उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब अनामिका की अजीब सी नजरें उस पर थी। वो आंखें, वो नीली आंखें हद से ज्यादा खौफनाक थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद आखिरकार वो उठी और एक नींद की दवाई लेकर तुरंत बेड पर लेट गई। कुछ देर में ही उसकी पलकें भारी होने लगी और वो सो गई, लेकिन चेहरे पर अब भी सिकन देखे जा सकते थे। वहीं बाहर अंडरस्को कॉरिडोर के अंधेरे कोने में अनामिका खड़ी थी। चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस अंडरस्को, आंखों में कोहन कहे राज, गहरी खामोशी थी अंडरस्को, लेकिन उसकी गहरी नजरें जैसे उस दरवाजे के भीतर के शख्स को झांक रही हो। देखते ही देखते उसने अपने आंखें बंद की। अंडरस्को तो कुछ नजारे उसके आंखों के सामने गुजर गए। फ्लैशबैक, एक अंधेरा कमरा जिसमें बंद किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। दीवार के सहारे एक 12 साल की एक छोटी दुबली पतली लड़की जो कोने में डूबकी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, शायद स्टोर रूम था। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, तेरी यही सजा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की। हो, कामिनी नाम है मेरा, कामिनी। अच्छे अच्छे को पानी पिला मैंने, फिर तू क्या है, घटिया लड़की। अब परी रेह यही, तभी तुझे अकल आएगी।
तभी उस लड़की ने अपना सर उठाया, आंखों ने बेबसी, डर और मासूमियत सब देखे जा सकते थे। लेकिन अफसोस कोई समझने वाला नहीं था उसके तकलीफ को। पूरे एक दिन से उसे उस गुनाह की सजा मिली जो उसने की ही नहीं। बंद अंधेरा कमरा, फ्लैशबैक एंड। अनामिका से तुरंत अपनी आंखें खोली, अब उसकी नजरें और भी क्रीपी तरीके से कामिनी के दरवाजे पर टिकी हुई थी। समझना बेहद मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन जो भी था अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों पत्थर किए तरफ स्थिर थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बस इतने से तुम्हारी ये हालत हो गई? कामिनी राठौर .tch. कौन जाने आगे क्या हो जाए। कहकर वो सिटी बजाते हुए, वही धुन बजाते हुए वहां से चली गई। बहुत राज थे जो अब तक छुपे हुए थे। वही अनामिका सीधे मेंशन से बाहर आई, उसको सामने एक कार आकर रुकी। अनामिका बिना कुछ कहे तुरंत बैक सीट पर जाकर बैठ गई और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। वही मेंशन की खिड़की के पास खड़ी कियारा छुप के अनामिका को जाते देख रही थी। उसके एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। उसकी तीखी नजरें अनामिका के हर हरकत को देख रही थी। इतनी महंगी कार, आखिर ये इस अनामिका किसके साथ इतनी महंगी गाड़ी में गई है? कियारा ने दांत बींचते हुए कहा। तभी उसने देखा गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुकी है। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों। वो तुरंत पर्दे के पीछे से छुपकर देखने लगी। उसने गाड़ी को देखते हुए तुरंत एक नंबर डायल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन कहा, पैसे तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएंगे, बस काम में गलती नहीं होनी चाहिए, याद रहे। दूसरे तरफ से कुछ कहा गया जिससे कियारा के चेहरे पर तीखी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल कट किया और सामने देखते हुए कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचा, अच्छा नहीं किया, तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। डियर दीदी, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती ही। कहकर वो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी कार को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वही उस कार में बैठी अनामिका की नजरें भी कार की साइड मिरर से उस पर ही टिकी थी। आगे बैठा शेरा अनामिका के हाव भाव को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन हमेशा है ऐसे होते थे कि सामने बेहद मुश्किल था। और वैसे भी वो अनामिका राठौर थी। अगर उसके भाव को पढ़ना अगर इतना ही आसान हो जाए तो फिर क्या ही बात थी। खैर, शेरा की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वही अनामिका का ध्यान बस खिड़की पर खड़ी कियारा पर था। देखते ही देखते उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे पता हो कि वो क्या सोच रही है। उसने बिना कुछ बोले अपना सर पीछे टिका दिया और आंखें बंद कर ली। शेरा ने अब जाकर का आगे बढ़ा दी। रात का वक्त, एक पहाड़ी के पास बहुत भीड़ थी। आसपास बहुत सारे लोग थे। महंगी कार पार्क थी साइड में। देखने से लग रहा था जैसे यह कोई बाइक रेस होने वाली है। पहाड़ी इलाका था, लेकिन अरेंजमेंट देखकर लग रहा था जैसे ये जगह रेसिंग के लिए ही थी। वहां की पहाड़ों की बनावट देखने में ही डेंजरस लग रही थी। वही स्टार्टिंग पॉइंट पर 3 बाइक्स खड़ी थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि रेस बहुत टफ होने वाली थी। लेकिन उन लोगों के जुबान पर फिलहाल एक ही नाम था, रोनी रोनी। तो एक्साइटमेंट लेवल भी अलग ही था। तभी वहां अचानक एक बाइक की आवाज गूंजी। अचानक से आई इस आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सब ने पलट कर देखा था तो देखते रह गए। सामने से एक मैट ब्लैक कलर की लिमिटेड एडिशन की बाइक पर बैठा एक शख्स बारेही स्टाइल से उनकी तरफ ही आ रहा था। सब ने पलट कर देखा था तो देखते रह गए। सामने से एक मैट ब्लैक कलर की लिमिटेड एडिशन की बाइक पर बैठा एक शख्स बारेही स्टाइल से उनकी तरफ ही आ रहा था। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन अचानक जो लोग अभी रोनी के लिए एक्साइटेड दिख रहे थे, वे अचानक से एक सुर में एक ही नाम चिल्लाने लगे, अडी अडी। जिनमें लड़कियां आगे थी, वो बाइक उन तीनों बाइक के बीच में आकर खड़ी हो गए। बाइक पर बैठे शख्स जिसने ब्लैक जैकेट के साथ ब्लैक जीन्स वेयर किया था, ओवरऑल उसका लुक बड़ा ही कटिलना लग रहा था, जो ख्यायों का दिल घायल करने के लिए काफी था। चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। सभी बस उसे देखे जा रहे थे। देखे भी क्यों ना, सामने खड़ा शख्स को बाइक रेस में आज तक कोई नहीं हरा पाया था, चाहे कितने भी खतरनाक रेस क्यों नहीं हो। माहौल में अलग ही जोश छा गया। वही उस शख्स यानी आदि ने अपने बगल वाले शख्स की तरफ मुड़कर अपने हजेल ग्रीन आंखों से देखा, तो उस रेड हेल्थ वाले शख्स यानी रोनी ने उससे देखते हुए घमंड से कहा, आज तो तुझे मैं हरा कर रहूंगा, बच के रहियो कहीं बेइज्जती ना हो जाए, बहुत घमंड है ना तुझ में, आज मैं तेरा सारा घमंड अपने जूतों के नीचे मसल दूंगा। वही उसकी बात सुन आदि ने अपनी हजेल ग्रीन आंखों से उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई जोक मारा हो। उसने उसे फुल इग्नोर किया। वही खुद को इग्नोर होता देख रोनी बुरी तरह से चिढ़ गया और सामने देखा।
जहां एक हॉट लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहना था अपने हाथ एक ब्लैक फ्लैग लिए खड़ी थी और उसने बारे ही स्टाइल से काउंटडाउन किया। सभी में अपने पोजीशन ले लिए और बाइक के इंजन के आवाजें उस पर शोर मचाने लगी। तभी उस लड़की ने फ्लैग नीचे कर दिया और इसी के साथ रेस शुरू हो गई। सभी लोग अब अपने अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट्स का नाम चिल्ला रहे थे, जिनमें दो नामों का शोर जायदा था। बाइक अपनी राफ्टर से उस खतरनाक रास्तों से सामने एक ऊंची पॉइंट पर जहां व्हाइट फ्लैग था वहां पहुंचने की कोशिश में थी। तभी उन चारों में से एक बाइक अचानक लड़खड़ा कर गिर गई। वही सबसे आगे वो ब्लैक बाइक अलग ही रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिससे उसकी स्किल्स का पता लगाया जा सकता था। कुछ ही देर में एक और बाइक लड़खड़ाते हुए गिर गई। अब बस वो रेड बाइक और ब्लैक बाइक बची थी और देखने वाले लोगों की सांसें थम गई थी। लेकिन फिर भी लोग चिल्ला रहे थे, आदि आदि। उस ब्लैक बाइक यानी आदि के नाम के हॉटिंग जोरों ने हो रही थी, जिससे रोनी को बेहद चिढ़ हो रही थी। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, दोनों में बराबर के टक्कर दी। वही आगे एक खतरनाक मोड़ था जो इस रेस का सबसे खतरनाक मोड़ था। सबकी सांसें थम गई कि आगे क्या होगा, कौन जीतेगा। अंडरस्को और सब ध्यान से उस खरी पहाड़ी के घुमाव को देख रहे थे, आखिर उसे कौन पार करेगा। वही उस भीड़ में एक इंसान जो और कोई नहीं नील था, उसकी तो हार्टबीट एकदम फास्ट हो गई थी। उसने अपने फिंगर क्रॉस किए हुए थे, डर के मारे लगातार बढ़ा रहा था। पता नहीं इस इंसान को कौन सी चुल मचती है जो आधे रात को इसे बाइक रेस करने की सूझे, वो भी इतना खतरनाक जैसे अपने आप को खतरों का खिलाड़ी समझता है। वही भगवान इसे सही सलामत रखना। इस महान पुरुष को, वरना अगर इसे एक खरोच आई तो घर जाकर मेरी वोट लगना तय है। बेचारा नील हाथ जोड़कर बरबराते हुए उस ब्लैक बाइक यानी अद्विक के लिए प्रे करने लगा। हाँ, वो आदि और कोई नहीं अद्विक ओबरॉय था, जो यहाँ बाइक रेसिंग के लिए अक्सर यहाँ आया करता था। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो हमेशा मास्क में रहता था, लेकिन मास्क में ही सबको पागल करने के लिए काफी था। फिलहाल सामने रोनी और अद्विक दोनों स्पीड में उस ओर पहुंचने वाले थे। वही रोनी, उसको अलग ही घबराहट होने लगी क्योंकि वो मोड़ बहुत खतरनाक था। उसने पसीने छूटने लगे थे। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी और एकदम से अद्विक के बाइक को टक्कर मार दी। इसी के साथ नील जोर से चिल्लाया, अद्विक, अंडरस्को, क्या अद्विक की जान खतरे में है? किसको फोन किया कियारा ने? दो, आई हेट बिट लाइक यू सुसाइड। अब तक अंडरस्को। तभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसने बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी और एकदम से अद्विक के बाइक को टक्कर मार दी। इसी के साथ नील जोर से चिल्लाया, अद्विक, अब आगे अंडरस्को। सभी की सांसें एक पल को थम गई, आंखें सामने की तरफ टिक गई। लेकिन तभी रोनी के इस एक्शन पर अद्विक के होठों पर तिरछी मुस्कान तैर गई। उसने आराम से उसके बाइक को डॉच कर दिया और अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वहीं नील ने गुस्से से कहा, ये रोनी जानबूझकर टक्कर मार रहा है। वही रोनी ने जब देखा कि अद्विक बच गया है तो उसने गुस्से से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और दोबारा वही चीज दोहरानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंडरस्को, उसकी बाइक अनबैलेंस हो गई और वो एकदम से नीचे गिर गया और उसकी पैर बाइक में फंस गया, बहुत बुरे तरीके से। वही अद्विक हल्का से मुड़कर उसे देखा और तिरछा मुस्कुरा दिया और अपनी स्पीड बढ़ा दी। अचानक वहां जोर जोर से लोग हूटिंग करने लगी और इस बार पहले से भी ज्यादा। यस यस, बिल्कुल सही, नील ने खुशी से उछलते हुए कहा। लेकिन अब बारी थी उस पतली मोड़ को पार करने की जिस पर सब नजरें गड़ाए बैठे थे। तभी अद्विक ने एकदम से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दे और इसीलिए उस खतरनाक घुमाव मोड़ को पार करके एकदम से बाइक को 360 डिग्री घुमाते हुए अंडरस्को वही एकदम स्टाइल से रोका। वही जैसे ही उसने ये किया, वहां खड़े लोग जैसे पागल हो गए। आदि अंडरस्को, आदि अंडरस्को, आदि अंडरस्को, बस यही नाम गूंज रही थी। वही रोनी के दोस्तों ने अब तक उसे ऊपर पछूचा दिया था। उसने गुस्से से अपनी मुठिया भी ची हुई थी। एक तो इतना दर्द, ऊपर से हार और बेइज्जती अंडरस्को फिर से। वही नील तो खुशी से पागल हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि उसने उसकी सुन ली बड़ी जल्दी और उसके पागल दोस्त को बचा लिया, नहीं तो उसकी सैलरी का क्या होता। कुछ देर बाद अंडरस्को अद्विक ऊपर आया तो नील एकदम से आकर उसे चिपक गया। अरे मेरे यार, तूने मेरी नाक कटने से बचा ली, मेरे खतरों के खिलाड़ी, मुझे तो पता था तू ही जीतेगा, बाकी सब तो बस कोय है, कहकर उसने तेज नजरों से पीछे देखा जहां रोनी गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। वही उसके अचानक से चिपकने से अद्विक ने एकदम से उसे धक्का दिया और ऊपर से नीचे तक उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को, ये बात तू दूर से भी कह सकता है।
वही उसके इस बात पर नील थोड़ा सकपका गया और बात चेंज करते हुए कहा, अंडस को अच्छा छोड़ना। फिर थोड़ा सीरियस होकर कहा, उस रोनी ने जानबूझकर तुझे धक्का दिया था। तभी पीछे से आवाज आए, हाँ दिया, क्या कर लेगा बोल। नील ने एकदम से हंसते हुए कहा, सही कहते हैं लोग, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती हैं। वही अद्विक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई, जो मास्क के पीछे छुप गई। वो अपनी पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया और गर्दन हल्की टेढ़ी करके कहा, बीए मैन रोनी, हमेशा बच्चे वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती। अंडस को कही यही हरकतें करते हुए तेरी पैंट भी एक दिन गीली ना हो जाए। वही उसकी बात सुन वहां सभी लोगों की हंसी छूट गई। नील तो जोर जोर से हंसने लगा। रोनी चिढ़ गया और बिना कुछ बोले दांत पिसते हुए वहां से चला गया। वो अद्विक से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता था। वही वहां खड़ी एक लड़की बड़े गौर से अपनी लस्ती आंखों से अद्विक को देख रही थी। उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसके लुक्स, उसके अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी सब उसे पागल कर रहे थे। वो मटकते हुए बड़ी ही नजाकत ने अद्विक के सामने खड़ी होकर सिडक्टिव आवाज में बोली, हे हैंडसम, डू यू वॉन्ट सम फन टुनाइट। रीना की लस्टफुल नजरों उस पर ही टिकी थी। वही अद्विक के पास किसी लड़की को देख नील की हवा टाइट हो गई। उसने डरते हुए अद्विक का चेहरा देखा, जिसका चेहरा नॉर्मल था लेकिन आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। रीना ने देखा कि अद्विक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने जानबूझकर अपनी ड्रेस को हल्का नीचे खींचा, जिससे उसकी क्लीवेज एरिया डीपली विजिबल हो रही थी। उसने सहसूली अपने हाथों को अद्विक के सीने पर जैसे ही रखना चाहा, तभी अंडस को वो चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर थोड़ी दूर जा गिरी। किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या, और रीना अविश्वास भरी नजरों ने अद्विक की तरफ देखने लगी, जो उसे ही घुरे जा रहा था। हुआ ये कि जैसे ही रीना ने अपना हाथ अद्विक के सीने पर रखना चाहा, तभी अद्विक ने एकदम से उसे जोर से धक्का दे दिया। वो फोर्स इतना तेज था कि रीना कुछ दूर पीछे जा गिरी और उसकी चीख निकल गई। यकीनन बहुत जोर से चोट आई होगी उसे, लेकिन क्या अद्विक को फर्क पड़ा अंडस को? बिल्कुल नहीं अंडस को, बल्कि वो तो डिस्गस्टिंग लुक के साथ उसे देख रहा था। नील ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसको पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि अद्विक को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई लड़की उसके नजदीक आए। इवन लड़कियां उस पर मरती थी। वो रॉक स्टार था, आधी से ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री उसके अंदर थी और भी बहुत कुछ। तो वो विजुअली एक से एक मॉडल्स, एक्ट्रेस, बिजनेस वुमेन उसके पीछे पागल थी। लेकिन एडविक, उसे तो किसी भी लड़की का अपने आसपास आना भी पसंद नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे लड़कियों से अजीब सी इरिटेशन होती थी। अगर कोई उसके करीब आने की कोशिश भी करता तो वो उसको इतनी बुरी तरीके से बर्बाद करता था अंडस को, जिसका कोई कहना नहीं। वही रीना को देख सब एकदम से चुप हो गए और डर से अद्विक को देखने लगे। अद्विक ने रीना पर अपनी गहरे नजरें डाली। उसके देखने के तरीका बेहद अजीब था, जिससे रीना थोड़ा घबरा गई। लेकिन दर्द के मारे उसने गुस्से से चिल्ला कर कहा, हाउ डेयर यू अंडस को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे धक्का देने की? हाँ, तुम खुद को समझते क्या हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। तो अद्विक ने बेहद ही शांति से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और अपने घुटनों के बल बैठे हुए शांति से कहा, बिकॉज आई हेट बिचेस लाइक यू अंडस को, होप यू अंडरस्टैंड। कहकर उसने अपनी वो जैकेट, जिसको ऑलमोस्ट रीना के हाथों से हल्का टच हो गया था, उसे उतारकर साइड फेंक दी, जैसे पता नहीं वो कितनी गंदी चीज हो, जिससे रीना को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। नील के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसका दोस्त ऐसे ही था। वही अद्विक मुड़ा और एक नजर नील को देखा। उसके आंखें ही काफी थी कि आगे क्या करना है। वो अपनी बाइक पर बैठा और स्टाइल से वहां से चला गया। कुछ देर बाद अंडस को उसकी बाइक एक पहाड़ के पास आकर रुकी। वो अक्सर यहाँ आया करता था, आज बस मन किया तो चला आया। उसने अपनी बाइक वही पार्क की, हेलमेट वही बाइक पर रखा और सीधे ऊंची उस चोटी पर जाने लगा जहां से पूरा मुंबई दिखता था। वहां पहुंचकर उसने लंबी गहरी सांस ली और आसपास की हवा जैसे उसे सुकून दे रही थी, और सोने पर सुहागा आसमान में दिखता हुआ पूरा चांद अलग ही शांति बिखेर रहा था। अद्विक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी अंडस को उसकी नजर अचानक सामने गई, जहां पहाड़ी के किनारे पर बिल्कुल एज के पास कोई खड़ा था। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त यहाँ कौन खड़ा है, वो भी बिल्कुल किनारे के पास। अद्विक गौर से उसे देखते हुए थोड़ा नजदीक गया। वो एक लड़की थी, पतली सी काया, लंबे काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे। ब्लैक जीन्स और ब्लैक स्लीवलेस टॉप में खड़ी वो लड़की किसी खूबसूरत पेंटिंग किए तरह लग रही थी। अद्विक एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया, लेकिन एक मिनट अंडस को एक बात उसके माइंड में हिट हुई। अंडस को वो लड़की पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी।
अगर एक भी चूक हुई तो वो सीधा नीचे गिर सकती थी। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल बेखौफ हो। अद्विक ये देख थोड़ा परेशान हो गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, कहीं ये लड़की सुसाइड तो नहीं करने आई है। सोचकर ही उसकी आंखें बड़ी हो गए, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो तुरंत उसकी तरफ भागा। हे अंडरस्को बच्ची, पीछे आओ। वो उसके पास कुछ दूर पीछे रुककर चिल्लाया। क्या तुम पढ़ाई से परेशान हो गई हो अंडरस्को? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। अद्विक ने फिर से एक कदम आगे आते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें डांटा अंडरस्को? देखो, माँ बाप की बातों को इतना भी दिल पर नहीं लेना चाहिए। उफ, ये आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। एक मिनट, कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे कोई बड़ी बात पता चली हो। अद्विक ने एकदम से कहा, अंडरस्को, या अंडरस्को तुम्हारा ब्रेकअप हो गया जो मरने चली आई? देखो, जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं है। उसे खुद नहीं पता वो क्या बोले जा रहा है, लेकिन एक मिनट, क्या इतनी छोटी बच्ची का बॉयफ्रेंड है अंडरस्को सच में? सुनो इससे आगे की बात उसके गले में अटक गई, क्योंकि सामने खड़ी लड़की जो अब तक चुप थी वो एकदम से मुड़ी अंडरस्को और तभी हजेल ग्रीन आंखें सामने खड़ी लड़की की गहरी नीली आंखों से टकराए। वक्त जैसे एकदम से थम सा गया। अद्विक एक तक सामने खड़ी लड़की को देखे जा रहा था। चांद की रोशनी में चमकता वो छोटा सा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी पलके, हल्के गुलाबी होंठ जैसे गुलाब की नाजुक पंखुड़ी हो, चेहरे पर आते लंबी बाल जैसे खुद से है अटकेलियां कर रहे हो। खूबसूरत शब्द भी कम पर जाए अंडरस्को, ऐसी खूबसूरत। अद्विक पलके झपकने ही जैसे भूल गया हो वो तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 0.5 मिनट्स अब भी वैसे ही सामने देखे जा रहा था वो। तभी उसे एक शांत लेकिन सर्द आवाज सुनाई दी, हो गया या और देखना है अंडरस्को। ये आवाज किसी और के नहीं, अनामिका की थी। हाँ, वो भी यहाँ आई थी, लेकिन सामने खड़े इंसान की बिना सर पैर की बातें सुन उसका दिमाग खराब हो गया। वही उसकी मीठी आवाज सुनकर अद्विक बिल्कुल बेशर्मों की तरह उसे देखने लगा, जैसे उसने अनामिका की बात सुनी ही न हो। अंडरस्को, अद्विक और अनामिका की मुलाकात क्या मोड़ लाएगी? मैं पैदाइशी बदतमीज हूँ। ए गन शॉट अंडरस्को 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 अंडरस्को। अब आगे अंडरस्को। अद्विक की नजरें अब भी अनामिका पर टिकी हुई थी। वही अनामिका अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। सामने खड़ा इंसान लगातार उसे घूरे जा रहा था। उसने उसे इग्नोर किया और वहां से जाने लगी। वही अनामिका के आगे बढ़ने से अद्विक एकदम से जैसे होश में आया और बिना एक पल गवाए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अनामिका की आंखें सर्द हो गई। अद्विक ने भी कुछ अजीब एहसास महसूस किया, जैसे सामने खड़ी लड़की का ऑरा बिल्कुल अलग है, लेकिन उसका ध्यान तो बस उसके चेहरे पर ही आकर अटक गया था। उसने एकदम से उससे पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अनामिका ने अपनी एक आईब्राव उठाई, जैसे कह रही हो, क्या सच में तुम्हारे सवाल जवाब देने लायक है या तुम? फिर उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगी। वही अद्विक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। क्या ये लड़की उसे दी एडविक ओबरॉय को इग्नोर कर रही है? सच में अंडरस्को, जहां लड़कियां जो उसके पीछे पागल है और वो किसी को देखता तक नहीं, उस एडविक ओबरॉय को ये छोटी सी लड़की इग्नोर करके जा रही है। वो एकदम से ऑफेंड हो गया और एक बार फिर से उसके सामने आ गया। क्या तुमने मुझे इग्नोर किया, छोटी बच्ची? उसने अनामिका से डायरेक्ट सवाल दागा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। अनामिका ने अब उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी आईब्राव रेस करके वही अपने नपे तुले शब्दों में कहा, क्यों? क्या तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो? और कौन हो तुम? क्या? अद्विक एकदम से जोर से बोला। उसने एकदम से अविश्वास से उसे देखा, जैसे अनामिका कोई एलियन हो। वही उसके ऐसे चिल्लाने से अनामिका ने इरिटेट होकर अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही हो। लेकिन तभी अंडरस्को, अद्विक ने फिर से उस पर सवाल दागा, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती? नहीं, झूठ मत बोलो। अद्विक का चेहरा अब देखने लायक था। वो अब फुल बहस करने के मूड में आ गया। फिर कुछ सोचते हुए उसने एकदम बेशर्मी से कहा, अंडरस्को, हाँ अब मैं समझा, तुम मेरी कोई क्रेजी फैन हो है न, जो मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई हो और अब नाटक कर रही हो, है न? अद्विक ने ये बात ऐसे कही जैसे उसने सामने खड़ी लड़की के सारे राज खोल दिए हो, और एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा। अभी कोई अद्विक को ऐसे बात करते हुए, मजाक करते हुए देखता तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि अद्विक जैसे साइलेंट, इंटेलिजेंट नेचर का इंसान जो लड़कियों से कोसों दूर रहता हो, लेकिन यहाँ अनामिका को ऐसे टीज कर रहा है और ये उसका रोज का काम हो। वही अनामिका ने उसे गहरी नजरों से देखा और बिना किसी इमोशन के कहा, अंडरस्को,
इतनी भी गलतफहमी पालना अच्छी बात नहीं, अंडस्को कहकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अंडस्को अद्विक जो उसका जवाब सुन चिढ़ गया। गलतफहमी, इसका क्या मतलब है? और ये लड़की क्या सच में उसे नहीं जानती? ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि वो दी एडविक ओबरॉय की इंसल्ट करे। वो तुरंत अनामिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, क्या तुम सच में नहीं जानती मुझे? नहीं। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, जरा बताना, अद्विक ने लगभग चिढ़ते हुए कहा। नहीं। अब तो अद्विक का चेहरा लगभग काला पड़ गया। क्या मतलब कि वो हैंडसम नहीं है? क्या ये छोटी बच्ची उसकी इंसल्ट कर रही है? वही अनामिका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने तेई नजरों से उसे देखा, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। बड़ी ही बदतमीज हो तुम, उसने उसे अब गुस्सा दिलाना शुरू किया जैसे वो गुस्सा है। मैं पैदाइशी बदतमीज हूँ और कुछ अंडस्को। अद्विक स्पीचलेस हो गया। फिर कुछ सोचकर बेशर्मी से उसके करीब आकर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं कौन सा शरीफ हूँ, तुम भी बदतमीज और अंडस्को मैं भी महाबदतमीज, हम दोनों बदतमीज। अच्छा है न, क्या बोलती हो? उससे अब अनामिका को तंग करने में मजा आ रहा था। गुस्से से लाल चेहरा उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। उसे खुद नहीं पता वो क्यों सामने खड़ी इस लड़की को तंग कर रहा है, पर जो भी हो, अपनी बकवास बंद करो अंडस्को, अदरवाइज कंसेक्वेंसेस विल नॉट गुड फॉर यू। एक वार्निंग थी उसके लहजे में। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था ऐसे दूसरों की बकवास सुनना। उसका मन कर रहा था कि अभी अपनी गन निकले और इस अननोइंग इंसान का मार दे। उसने बहुत हद तक खुद को कंट्रोल किया हुआ था और अद्विक को घूरते हुए वहां से जाने लगी। तभी अंडस्को अद्विक ने एकदम से उसका हाथ थाम लिया। अंडस्को एक अजीब सा बिल्कुल नर्म एहसान उन दोनों की हुआ। अद्विक के धड़कने एकदम से तेज हो गई। अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया हो जैसे। वही अनामिका की आंखें एकदम सर्द हो गई। एक अजीब सा खतरनाक ऑरा उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसने एकदम से धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, लीव माई हैंड। अद्विक ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो अब भी खोए हुए अपने और अनामिका के हाथों को देख रहा था, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। तभी अनामिका ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और दूर धक्का दिया, लेकिन अद्विक उसने लड़खड़ाते हुए एकदम से अनामिका का हाथ अपनी तरफ खींचा और फिर अंडस्को दोनों ही नीचे गिर गए। वो पल जैसे वही थम सा गया। वो भी इस कदर के अद्विक के होंठ एकदम से अनामिका की गर्दन को छू गए। अनामिका और अद्विक दोनों की आंखें एक सेक के लिए बड़ी हो गई। अनामिका नीचे जमीन पर थी और अद्विक उसके ऊपर। एकदम करंट सा लगा उसे। वही अनामिका, उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गई। कुछ पुरानी यादें उसके ज़हन में दौड़ गई और एक चेहरा नजरों के सामने आ गया। अनामिका की सांसें हल्की तेज हो गई, जैसे कुछ कर भी यादें घर कर गई हो। वही अद्विक अब भी उस एहसासों में था और एक तक गहरी नजरों से अनामिका का चेहरा देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा उसे तब कुछ अजीब सा लगा। हे अंडस्को लिटिल स्पार्कल, आर यू ओके? तुम ठीक हो? उसने उसे पुकारा। हल्की फिक्र ने उसके चेहरे पर जैसे खुद ही जगह बना ली हो। उसने देखा अनामिका गहरी सांसें ले रही थी। वही अनामिका अचानक से जैसे होश में आई और झटके से उसने अद्विक को खुद से दूर धक्का दिया। आंखें अब बिल्कुल खाली, खतरनाक, कुछ देर पहले से एकदम अलग, जैसे वो हमेशा थी अंडस्को। शांत अंडस्को लेकिन खतरनाक। उसने उसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए सीधे अपनी गन निकली और उस पर पॉइंट कर दी। अद्विक सामने खड़ा कुछ कहता कि तभी अंडस्को अनामिका ने बिना एक पल गवाए अद्विक कर तरफ शॉट कर दिया और अंडस्को बस वक्त जैसे वही थम गया। दी अटैक डार्क साइड। अब आगे एकदम से गन शॉट की आवाज जैसे उन शांत पहर में गूंज सी गई और फिर गहरा सन्नाटा। अनामिका के हाथ में अब भी गन थी जो सामने टिकी थी। अद्विक एकदम सुन खड़ा था। तभी एकदम से उसने किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा, जहां थोड़ी दूरी पर एक आदमी गिरा पड़ा था। गोली ठीक उसकी राइट शोल्डर पर लगी थी, एकदम निशाने पर, जैसे जानबूझकर मारी गई हो। मतलब साफ था, वो आदमी जो भी था, उसका निशाना अनामिका नहीं बल्कि अंडस्को अद्विक था। अद्विक ने एकदम से पलटकर अनामिका को देखा। वही अनामिका अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी करके उस आदमी को देख रही थी। वही अद्विक उसे। एकदम से अनामिका ने अपनी नजरें ठीक अद्विक की ओर की, दोनों की नजरें आपस में टकराए। अद्विक एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक अनामिका के सामने नजरें अब भी उसकी नजरों पर टिकी थी। कुछ अलग, कुछ अनकहा सा, कुछ एहसास। तुम्हें गन चलाना भी आता है लिटिल स्प्रकल? अद्विक ने क्यूरोसिटी से पूछा। फिर एकदम से उसने अनामिका को गले लगा लिया और फिर वही पुराने वाले अंदाज में उसने अनामिका से कहा, लिटिल स्पार्कल, क्या तुम मेरी बॉडीगार्ड बनोगी? अनामिका तो पहले उसके गले लगाने से हल्की शॉक हो गई,
फिर से अजीब सा एहसास उसे होने लगा और अब उसकी बात सुनकर अब सच में उसे गुस्सा आने लगा। मतलब हद है, अभी इस इंसान की जान जाने वाली थी, लेकिन मजाल है जो उसे कोई फर्क पड़ा हो और वो उसे बॉडीगार्ड बनाना चाहता है अंडरस्को। अनामिका ने गुस्से से उसे खुद से दूर करते हुए चिढ़े हुए आवाज में कहा, क्या तुम पागल हो? अद्वैत ने बेशर्मी से फिर थोड़ा झुकते हुए कहा, हाँ बस तुम्हारे लिए। अनामिका उसकी बात सुन एकदम से गहरी नजरों से उसे देखने लगी, जैसे उसके अंदर तक झंकना चाह रही हो। वही उसे अपनी आंखों में देखते हुए देख अद्वैत हल्का मुस्कुरा दिया। उसका मुस्कुराहट इतनी हसीन थी जैसे इंद्रधनुष के रंग बिखेर दिए हो। अनामिका एक पल उसकी उस मुस्कान को देखती रह गई। क्या तुम मुझे नजर लगाना चाहती हो, लिटिल स्पार्कल? अद्वैत ने एकदम से कहा, वो जैसे अपने होश में आए हो। वॉट, क्या बकवास है अंडरस्को? अपनी हद में रहो एंड डोंट कॉल मी दैट स्टूपिड नेम। मैं तो कहूंगा, बार बार कहूंगा, स्पार्कल अंडरस्को। अद्वैत ने भी एकदम से उसे टीज करते हुए जवाब दिया। उसे अनामिका को तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। वही अनामिको अब फ्रस्ट्रेट हो गई। पिछले 1 घंटे से ये इंसान उसे गुस्सा दिला रहा था। उसने अब अपनी कदम एकदम से आगे बढ़ते हुए बिना पीछे मुड़े कहा, डोंट यू डेयर टू कम अगेन अंडरस्को। इस बार वो आवाज एकदम शांत ठहरी हुई, लेकिन गहरी थी, जिसमें अलग ही वार्निंग छिपी थी। उसने अब अपने कदम आगे बढ़ा दिए। तभी वो आदमी जिसने अद्वैत पर गन पॉइंट की थी, वो उठा और एकदम से उसने गन सीधा अनामिका की तरफ मोड़ दिया। अद्वैत जो वहां खड़ा था, एकदम से उसकी आंखें गहरी हो गई। वो अभी कुछ करता कि तभी सामने का नजारा देख एकदम चौंक गया, क्योंकि उसी समय अनामिका ने बिना पीछे मुड़े उस आदमी के सर के बीचों बीच शूट कर दिया और तेज नजरों से उसे देख बस इतना कहा, स्टूपिड पीपल, और एकदम से अपनी बाइक पर बैठी और बिना अद्वैत को देखे वहां से चली गई। वही अद्वैत वहां खड़ा रहा, एक तक उस रास्ते को देखता रहा जहां से अभी अभी अनामिका गई। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए उस तरफ देखते हुए कहा, माय डेंजरस स्पार्कल, बट आई लाइक इट, कहकर हल्का सा मुस्कुराते हुए चांद को निहारने लगा, जैसे कुछ तय कर लिया हो। कुछ पल ठहर कर हल्का सा मुड़ा और अब उसकी नजर सामने उस आदमी पर गई जो मर चुका था। अद्वैत की आंखें हल्की गहरी हो गई। वही दूसरी तरफ अनामिका जैसे ही वहां से निकली, कुछ बाइक्स उसका पीछा करने लगी। वही अनामिका आराम से बाइक चलाते हुए जा रही थी। उसका चेहरा हेलमेट से कवर था, लेकिन होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसने एक बार साइड मिरर में देखा, उसके पीछे लगभग 10 बाइक्स थी। अनामिका ने हल्के से कहा, नोट बाद, तो मोहरे ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी, इंटरेस्टिंग। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। अनामिका ने एकदम से अपना रूट चेंज किया, एकदम सुनसान रोड की तरफ मोड़ा। वही पीछे सबसे आगे वाली बाइक पर बैठा आदमी ने अपने बॉस ने कहा, ये लड़की तो वो सुनसान इलाके में जा रही है। दूसरे ने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, वैसे तो हमें इसका काम तमाम करने के पैसे दिए थे, लेकिन अब ये खुद मौत के नजदीक आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी सभी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं और थोड़ी दूर जाकर एकदम से सब अपनी बाइक रोकते हैं और एक एक करके सभी उतरकर इधर उधर अनामिका को ढूंढने लगते हैं। एक ने कहा, कहाँ गई वो लड़की? उसकी बाइक तो वहां सामने है, ढूंढो उसे, यही कहीं होगी, आज के आज उसे खत्म करना है। सभी अनामिका को ढूंढने लगते हैं। तभी सभी को एक आवाज आती है, मुझे ढूंढ रहे हो? उसकी आवाज सुनकर सभी की आंखें फैल जाती है, जैसे कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि सामने अनामिका आराम से चलते हुए उसके तरफ ही आकर कुछ दूरी पर रुक जाते रहे और एक सातिर मुस्कान के साथ उन सभी को एक नजर देखते हुए कहती है, क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने कोई भूत देख ली है? वही उन गुंडों का बॉस एक गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, ढूंढ तो हम तुझे ही रहे थे और तू खुद हम सभी के सामने आ गई। वैसे जो भी कहो, चीज तो बड़ी कमाल की है, तू बिल्कुल नाजुक फूल। वो गुंडा एक कदम आते हुए अपने सीने पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए कहता, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, और इस फूल को मसलने में बड़ा आएगा। क्या बोलते हो सभी? कहकर पीछे अपने साथियों को देखते हुए एक गंदी हंसी हंसते हुए अनामिका की तरफ बढ़ जाता है। वही अनामिका एकदम शांत खड़ी थी, अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले उसने एकदम से उसकी आंखों में आंखें डालते हुए हल्की लेकिन बेहद अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल, मुझे भी खेल खेलना बेहद पसंद है। उसकी आवाज बेहद क्रीपी साउंड कर रही थी। होठों पर अब भी अजीब सी मुस्कुराहट बनी हुई थी, लेकिन आंखें में एकदम से मुडर और था। वही उसका जवाब सुन वो गुंडा एक पल के लिए ठिठक गया। अनामिका के बोलने और देखने वाली नजरें ही कांपने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन तभी उस गुब्बे ने गुस्से से अनामिका को देखते हुए जैसे ही उसे पकड़ने वाला था,
तभी एक पल के लिए एकदम से वहां जैसे सन्नाटा छा गया और उसे इंसान की दर्द भरी चीखें हवा में गूंज गई, क्योंकि अनामिका ने एकदम से धारदार चाकू उसकी दोनों आंखों में घुसा दिया। वो आदमी तड़प कर चीख उठा। वही उसकी इतनी दर्दनाक और खौफनाक हालत देखकर सभी लोग कांप उठे। अनामिका का चेहरा बिल्कुल भवहीन, बिना किसी इंसानियत के बेहद डरावना लग रहा था। खून की कुछ छींटे उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसने एकदम से सर टेढ़ा किया और उन दोनों चाकू को एकदम ने उसकी आंखों के अंदर बेरहमी से डाल दिया, जिससे उस आदमी की चीख निकल गई और उसने वही ट्रैप्ड हुए दम तोड़ दिया। अनामिका की बेदर्दी देखकर वहां मौजूद सही एकदम से कांप गई और अपने कदम पीछे करने लगे। लेकिन क्या ये लोग अब भाग सकते थे? शायद अंडिस बिल्कुल नहीं। अंडिस किसने भेजा है गुंडों को? क्या करेगी अब अनामिका? जानने के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइज। बाय, टेक केयर।